नमस्कार। आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। दीपू, रंजना, रिक्की, सपना, वंदना, विशाल, वर्षा, आदर्श, धर्मेंद्र, सचित, लक्ष्मण, लक्ष्मीकांत हो, विजयन, सुलेखा, विशाल, मदीना, गौतम, स्वाति, सचिन, प्रहलाद, बिट्टू, जागृति, मिथुन, कोमल, प्रिंसी, विजेंद्र, आईएएस दीपक, अनिल कुमार, हेमंत, देवेश, मंजीत, निशु, सु, देवेश, मरीन, सुशील, विशाल, उजमा, नितिन। चलिए, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो पूछ लीजिए। कोई सवाल यदि पिछले क्लास से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। मैं एकदम कुशल मंगल हूँ, आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ और इस कुशलता की उम्मीद भी है, और कुशलता और बढ़ जाएगी यदि आप लोग का सवाल आएगा और सवाल का जवाब हो जाएगा। तो पिंक सिटी से प्रणाम, तो पिंक सिटी को भी प्रणाम। शेरशाह काल में एकता छोटी इकाई में एकता किस वक्त, मैं समझ नहीं पाया। यदि कोई सवाल हो तो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। मुहिसलाना मतलब वसूली के लिए जो अतिरिक्त लिया जाता था वही है। मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है। हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक कब आएगी? हिंदी मीडियम में फर्स्ट रैंक कब आना है ये तो आप ही लोग तय करेंगे ना। हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही तय करेंगे, पढ़ाने वाले शिक्षक भी तय कर सकते हैं। दोनों के बीच में यदि सही संयोग बन जाए तो आ सकता है। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया तो तीसरा रैंक तो आ गया है, लेकिन तीसरा रैंक के बाद में फिर पहला रैंक आने में कुछ न कुछ कमी या तो हम सब की ओर से रह जा रही है या तो आप सब की ओर से रह जा रही है। मैंने अपनी ओर से यही देखा है कि जब मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता रहता हूँ उसमें तो इतना मार्क्स आ जाता है कि आप इंडिया में टॉप कर सकते हैं, लेकिन जनरल स्टडीज़ एक व्यक्ति का हाथ इतना नहीं मजबूत कर सकता कि वो अपने बलबूते ही ये कह देगा। रुपया किस धातु से मिलकर बना होता है जिससे अंग्रेजों ने रुपया ही में कर लेने लगे? रुपया उस समय भी शुरुआती दौर में तो वही जो करेंसी है वो गोल्ड में और सिल्वर में और कॉपर में चला है। चलिए आगे बढ़िए। हम लोग मुगल साम्राज्य में आज अकबर का टॉपिक कर रहे हैं। अब बाकी जितना मैंने समझा दिया उतना ही है, बाकी डिटेल की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपके सवाल जो आ रहे हैं वो क्लास वाले ही आ रहे हैं। अब अकबर की ओर चल के देखते हैं। अकबर की कहानी में क्या बात आएगी कि 1556 से 1605 तक शासन किया। उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका साम्राज्य विस्तार, उसके बाद इसके काल में प्रशासनिक ढांचा, मनसबदारी, सैनिक सुधार, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था,
इसके बाद धार्मिक नीति, धार्मिक नीति, संगीत, साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य, इतने डायमेंशंस हैं जिनको कि हम पढ़ेंगे। सर आप आंसर क्यों नहीं देते? क्वेश्चन तो पूछिए तो आंसर दूंगा। क्वेश्चन यदि आप ऐसा पूछिएगा जो कल के क्लास में मैंने बराबर बता दिया है तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप क्लास को रिवाइज करके देखिए। एक क्लास की बात को ही बार बार दूसरे क्लास में भी रिवाइज कराता रहूँगा तो आपका समय ही जाएगा। समय की एक सीमा भी होती है, अनंत समय हमको नहीं दिया गया है। तो मैं आपके सवाल का जवाब तब दूंगा जब कि मुझे ये लगेगा कि मैंने तो ये पढ़ाया ही नहीं। यदि सामान्यतया मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो क्लास को रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बादशाह और सुल्तान में क्या अंतर है? तो बादशाह नहीं मानते हैं खलीफा की अधीनता, सुल्तान मानते थे खलीफा की अधीनता। चलिए, तो हम लोग अकबर के साम्राज्य विस्तार की ओर चल के देखेंगे। अकबर का विस्तार, कौन कौन से इलाके को अकबर ने अपने राज्य के अधीन किया वो देखना है। एक है मालवा, गढ़कटंगा, फिर चित्तौड़, एवं अन्य राजपूत राज्य। बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा, कश्मीर, गुजरात, गुजरात, अहमदनगर, एवं खानदेश। खानदेश, इतने इलाके हैं जिनको कि अकबर के राज्य के दौरान मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। यहां इसे आप एक लोकेशन के माध्यम से देखिए तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि मुगल साम्राज्य जब अकबर के काल में फैल रहा है तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बाबर ने इसे कहाँ तक फैला दिया था। तो बाबर के काल में यह पंजाब से लेकर बिहार तक फैल गया था, पंजाब से लेकर बिहार तक फैल गया था। हालांकि
हुमायूं के समय में हम देखते हैं कि बिहार के इलाके में फिर से शेरशाह रूल कर रहा था और शेरशाह को हुमायूं ने पराजित करके बंगाल तक जीत हासिल कर लिया था और फिर शेरशाह ने हुमायूं से उसकी गद्दी छीन लिया और फिर शेरशाह ने 5 वर्ष तक तो सफलतापूर्वक शासन किया। फिर इस्लाम शाह ने शासन किया। उसके बाद फिर उसका वंश पतन की ओर चला गया। 1555 में हुमायूं ने फिर से वो गद्दी छीन लिया। जब 1555 में हुमायूं गद्दी पर बैठा तो वह लंबे समय तक रूल नहीं कर सका। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। 1556 में उसकी मृत्यु के बाद में अकबर गद्दी पर बिठाया गया, किंतु उसकी गद्दी छीनने की कोशिश की गई हेमचंद के माध्यम से। हेमचंद पानीपत की दूसरी लड़ाई में हार जाता है। उसके बाद फिर मुगलों के हाथ में जो भारत का मुगल साम्राज्य था वो आ जाता है। अकबर इसके बाद यानी 1556 के बाद के काल में जो विस्तार किया, उन विस्तार के इलाकों के बारे में हमने एक सूची आपको दे दिया। वह मालवा का क्षेत्र जीत गया। मालवा का क्षेत्र जब जीत लेता है, मालवा तो जानते हैं मध्य प्रदेश में राजपूताना का इलाका आता है। उसके बाद फिर आप देखते हो यही मालवा का इलाका। इसके बाद में फिर गढ़कटंगा का इलाका इधर आता है, यही गोंडवाना का क्षेत्र है। तो अकबर के जीतने के क्षेत्रों में अब देख लो, ये मालवा का इलाका आ गया, ये गढ़कटंगा गोंडवाना का इलाका आ गया। इसके बाद फिर देखोगे कि अकबर ने अपने विस्तार के क्रम में पूरा बिहार जीत लिया, बंगाल जीत लिया और उड़ीसा भी जीत लिया। उड़ीसा के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना कौन किया? उड़ीसा में पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना कौन किया? आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा। क्वेश्चन है कि उड़ीसा में पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना कौन किया? ऑप्शन में है दिल्ली के सुल्तान ने, दिल्ली के सुल्तान ने, अफगान ने, अकबर ने। तो उत्तर क्या जाएगा? तो सबसे पहली बात यह है कि दिल्ली के किसी सुल्तान के काल में उड़ीसा के ऊपर नियंत्रण नहीं हो सका था। उस दौरान वहां हिंदुओं का ही शासन चलता रहा। लेकिन जब अफगानियों के हाथ से बाबर ने सल्तनत छीन लिया तो उसके बाद अफगानी अब पूर्व की ओर चले गए। पूर्व की ओर जब अफगानी चले गए तो उसी क्रम में उन्होंने अपने विस्तार की कोशिश जब किया तो उस क्रम में वो उड़ीसा को जीते। तो पहली दफा अफगानियों ने उड़ीसा जीता। पहली दफा उड़ीसा में मुस्लिम सत्ता की स्थापना अफगानियों ने किया और उन्हीं अफगानियों से अफगान से अकबर ने जीत लिया। अकबर ने जीत लिया। तो उत्तर होगा अफगानी। ये क्वेश्चन टेक्निकल हो जाता है, तो आपको यह याद रखना है।
उसके बाद फिर आप ये देखोगे कि उसने और कौन से इलाके में जीत हासिल किया, तो पूरा का पूरा राजपूताना का इलाका उसने जीत लिया। राजपूताना के इलाके में अकबर की जीत में क्या अपवाद बचा, तो ओनली राणा प्रताप का कुछ क्षेत्र स्वतंत्र रहा, से संपूर्ण राजस्थान अकबर ने जीत लिया। हम अकबर की राजपूत नीति अलग से पढ़ेंगे, राजपूत नीति क्या है वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस इतनी बात जान लीजिए कि उसने मेवाड़ के कुछ इलाकों को छोड़कर पूरा राजस्थान का इलाका जीत लिया, उसको अपने अधीन कर लिया। उसके बाद फिर 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात का इलाका जीत लिया। 1572 में अकबर ने गुजरात का इलाका जीत लिया। पहली बार अकबर ने ही गुजरात को मुगलों के अधीन कर दिया, यानी गुजरात मुगल साम्राज्य का पार्ट हो गया। और दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन सा सुल्तान था जिसने पहली बार गुजरात को जीता था, तो अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद फिर आपको यह समझना है कि अकबर ने कौन सा इलाका किससे छीना। तो यदि इसको समझना चाहो तो आप ये देखोगे कि मालवा छीना, मालवा में उसमें बाज बहादुर शासन चला रहा था। बाज बहादुर यानी कि मुस्लिम शासक था। गढ़कटंगा में थी दुर्गावती, दुर्गावती ये याद रखिएगा, गढ़कटंगा रानी दुर्गावती से लिया है उसने। उसके बाद बंगाल अफगानियों से लिया। उड़ीसा अफगानी से लिया। कश्मीर मुस्लिम शासकों से लिया। गुजरात मुस्लिम शासक से लिया। खानदेश मुस्लिम शासक से लिया। और अहमदनगर मुस्लिम शासक से लिया। तो आपको यह समझना है कि जैसे हम लोग अकबर के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं साम्राज्य विस्तार, तो नॉर्मली क्या होता है कि लोग ना हिंदुस्तान के मुसलमानों के हमलावर होने और भारत में उनके विस्तार करने, उनके विजय करने को लेकर थोड़ा आक्रामक होते हैं। एक शब्द खूब चलता है भारत में, बाबर की औलाद। एक पॉपुलर सा विचार है कि भारत में हिंदुओं की सत्ता मुस्लिमों ने छीनी तो मुगलों के काल में छीनी, जो कि इतिहास नहीं पढ़ने वाले लोगों की सोच है। आप देखोगे कि भारत में मुगलों की सत्ता की शुरुआत हो रही है बाबर के रास्ते। तो बाबर यदि जीत रहा है तो पंजाब से लेकर दिल्ली तक का इलाका किससे जीता, तो अफगानियों से जीता, इब्राहिम लोदी से। उसने राजपूत राजा को हराया खानवा की लड़ाई में और चंदेरी की लड़ाई में। उसके बाद फिर उसने घग्घर की लड़ाई अफगानी से किया।
यानी कि चूंकि पहले से ही मुस्लिम सत्ता स्थापित हो चुकी थी बहुत बड़े इलाके में, तो बाबर को यदि साम्राज्य स्थापित करना है तो चाहे मुस्लिम से लड़ना पड़े तो लड़ेगा, चाहे हिंदू से लड़ना पड़े तो लड़ेगा। उसके बाद हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है तो हुमायूं ने विस्तार का कार्य करने के क्रम में 2 जगह अभियान किया, गुजरात में और बंगाल में। तो दोनों जगह मुस्लिम शासक थे जिनसे उसकी लड़ाई होती है। उसके बाद फिर जब पानीपत की लड़ाई होती है, तो पानीपत की जो लड़ाई हुई उसमें आपको हेमचंद दिखाई देते हैं। तो हेमचंद और अकबर की लड़ाई में आपको यदि हिंदू और मुसलमान दिखाई देता है तो यह आपकी दृष्टि का दोष है। उस लड़ाई के अंदर हेमचंद वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अफगान्स। यह और बात है कि हेमचंद ने दिल्ली के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद अपने को विक्रमजीत की उपाधि दिया, अपने नाम से सिक्का जारी किया, तो ऐसा लगता है कि वो स्वतंत्र शासक बनने की योजना बना रहा था। यदि वो अपनी पूरी योजना में कामयाब हो जाता तो संभव है कि उसी समय एक हिंदू राज सत्ता की स्थापना हो जाती, लेकिन उसमें वो हार गया। खैर, अब उसके बाद जब आगे अकबर विस्तार का कार्य कर रहा है तो आपको यह अंदाजा लगे कि मूल रूप से जहां वो हिंदू से लड़ रहा है वो 2 ही प्रदेश है। एक राजस्थान का इलाका जहां कई सारे राजपूत राजा राज्य के रूप में उभर कर आ गए थे, छोटे छोटे राज्य थे उनके, उनमें सबसे ताकतवर राज्य जो है वह मेवाड़ के राणा का था। और उसके बाद में फिर एक गोंडवाना का इलाका जहां रानी दुर्गावती रूल करती थी। उन दोनों के अतिरिक्त बाकी जगहों पर अकबर ने जो जीत हासिल किया और मुगल साम्राज्य का जो प्रसार किया, उन इलाकों में उसने मुस्लिम शासक से ही गद्दी छीना था, सत्ता छीना था, राज्य छीना था। ठीक है। अब इसी क्रम में मैं ये मानचित्र आपको दिखा रहा था, तो आपने ये समझ लिया। उसके बाद फिर देखोगे कि खानदेश का इलाका आता है। खानदेश में ही असीरगढ़ है, जो जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि असीरगढ़ को माना जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार, असीरगढ़ का दुर्ग। तो हम यहां पर अकबर की दक्षिणी नीति भी एक बार देखेंगे, लेकिन एक रन दक्षिणी नीति भी देखेंगे, लेकिन एक राउंड हम पहले ये परिचय ले लेते हैं। फिर देखोगे तो यहां कश्मीर का इलाका उसने जीता है। मोटे तौर पर साम्राज्य के विस्तार के तहत देखोगे तो उसका अंतिम अभियान जो है वह अहमदनगर में हुआ है। अहमदनगर में दिस वॉज द लास्ट एक्सपीडिशन। अहमदनगर का इलाका जीतकर उसका आधा राज्य अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद अकबर को यह पता चला कि उसका बेटा सलीम विद्रोह कर दिया है इलाहाबाद के इलाके में। वहां से वह अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अकबर को दक्षिण छोड़कर उत्तर जाना पड़ा। वह सलीम के विद्रोह को रोकने में तो कामयाब रहा, लेकिन फिर 1605 तक आते आते उसको कुछ बीमारी हुई, मतलब पेट वेट खराब हुआ था कुछ, और फिर वो मर गया। तो अकबर 1605 ईस्वी में जब मरा है तो उसके पहले वो लगभग 50 वर्षों तक रूल कर चुका है। लेकिन ये भी मत समझिएगा कि अकबर बहुत ज्यादा ओल्ड एज होके मरा। अकबर से बहुत ज्यादा ओल्ड एज तक लोग जीते हैं। अकबर जब मरा है तो उस समय उसकी जो अवस्था थी वो 63-64 साल की थी। तो बीमार होके मरा वो। ठीक है। अब हम ये समझें कि अकबर के इस विस्तार के दौरान जब विस्तार का कार्य आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अकबर की कुछ नीति का अध्ययन करना पड़ेगा। एक है राजपूत नीति, एक है पश्चिमोत्तर की नीति, एक है दक्षिण की नीति।
इन तीनों को समझेंगे तो इसके साम्राज्य के ऊपर आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। एक राउंड आपको मैंने बता दिया कि अकबर ने कौन कौन सा इलाका जीता, इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो मालवा जीत लिया, गढ़कटंगा जीत लिया, राजस्थान का अधिकांश इलाका जीत लिया, उसने उड़ीसा, बिहार, बंगाल जीत लिया, वह कश्मीर के ऊपर नियंत्रण कर लिया, वह अफगानिस्तान के काबुल, कंधार के ऊपर नियंत्रण कर लिया, वह गुजरात जीत लिया, खानदेश जीत लिया और अहमदनगर जीत लिया। ये आपके सामने में एक राउंड में मैंने बता दिया। और अब सेकेंड राउंड में जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर कुछ विशेष नीति थी, उस नीति को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकबर की राजपूत नीति। राजपूत नीति जब भी आप कोई नीति अपनाते हैं तो नीति के गढ़कटंगा गोंडवाना का इलाका है, इलाहाबाद से नीचे का इलाका है। राजपूत नीति की बात जब करते, कोई भी नीति जब पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा नीति का कुछ उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति का कुछ उपाय होता है। और तब आप ये देखते हैं कि नीति सफल रही या कि विफल रही। नीति को देखते हुए आप तीन ही बातों का ध्यान करते हैं। मुगल वंश हटा दिए गए क्या सर नोट से? मुगल वंश नोट से क्यों हटा दिया जाएगा? एनसीईआरटी से हटाया गया है तो भी ऐसा मत समझिए कि मुगल वंश पूरा हटा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि कुछ एक हिस्सा इसका हटाया गया है एनसीईआरटी की किताब से, यह मत समझिए कि हटा दिया गया है यूपीएससी के सिलेबस से। और ऊपर से आपको यह ध्यान देना है कि हम जब पीटी की तैयारी करेंगे या मेंस की तैयारी करेंगे तो पीटी में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा। तो मेंस के अंदर भी आर्ट एंड कल्चर के तहत मुगल काल का जो कल्चर है वो तो पढ़ना ही होगा आपको। आप में से बहुत सारे बच्चे इस सोच के साथ में अभी यदि तैयारी कर रहे हैं कि अब तो मुगल नहीं पढ़ना है, तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। आपने क्या ये कह रखा है यूपीएससी वाले को कि हम 12th का एग्जाम दे रहे हैं? आप यूपीएससी पास करने के बाद क्या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे या कि कलेक्टर बनने के लिए एलिजिबल होंगे? तो कलेक्टरी की तैयारी कर रहे हो और यदि ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी में नहीं रहा तो स्कूल की पढ़ाई में नहीं है ना, तुम्हारे सिलेबस में है ना, तो तुम काहे घबरा रहे हो? अब आगे बढ़ो। राजपूत नीति का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य था राजस्थान पर अपने प्रभुत्व की स्थापना, राजस्थान पर अपने प्रभुत्व की स्थापना। पहला उद्देश्य तो यही है। यदि प्रभुत्व हो जाएगा तो उसके बहुत फायदे हैं। उस इलाके में आपका प्रसार हो जाता है, आपको क्षेत्र की प्राप्ति होती है तो रेवेन्यू मिलता है, आपके अधीन आबादी आती है तो आप अतिरिक्त सैन्य बल में उनको भर्ती कर सकते हैं, आपको उस इलाके से कोई चुनौती नहीं मिलेगी, उस रास्ते से होकर किसी और क्षेत्र में भी अभियान करना चाहें तो आप जा सकते हैं, आपके व्यापार वगैरह में भी वृद्धि हो जाती है। एक और बात थी कि राजपूत यदि आपकी अधीनता मान लेते हैं तो हिंदुस्तान का जो हिंदू समाज है उसकी ओर से आपका विरोध घट जाएगा, क्योंकि राजपूत एक तरीके से हिंदुओं की शक्ति के वाहक माने जाते थे। लोकप्रिय मानसिकता यही थी। तो अब यह उद्देश्य है कि हमको किसी भी शर्त पर राजपूतों को अपने अधीन लाना है।
तो इसका उपाय क्या चुना अकबर ने? उपाय में एक बात कही गई कि अधीनता स्वीकार कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो। यह प्रस्ताव दिया गया कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। यदि आप अधीनता स्वीकार कर लोगे तो हम आपको कुछ ऑफर करेंगे। ऑफरिंग्स क्या है? आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लोगे तो उसकी ऑफरिंग क्या है? व्हाट इज द ऑफरिंग ऑफ दिस सबऑर्डिनेशन? आप अधीनता स्वीकार कर लो तो यह होगा कि आप अपने क्षेत्र का राजा बने रहेंगे, बने रहेंगे। अपने क्षेत्र का राजा बने रहेंगे, हमको कर देंगे, और हमको अपना संप्रभु मानेंगे, हमारे प्रति वफादार रहेंगे, हमारा कोई निर्देश होगा तो उसको स्वीकार करेंगे। हमारा कोई भी निर्देश आपको यदि दिया गया है तो आप उसको मानेंगे। दूसरी बात और क्या है? यदि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तो हम आपको अपने शासन में, अपने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे, पद देंगे। इसके लिए एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा कि मनसबदारी में स्थान देंगे, मनसबदारी में जगह देंगे। बेसिकली मुगल काल के ऑफिसर्स को मनसबदार कहा जाता था। मुगल काल की प्रशासन की व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। मैं मनसबदारी आगे समझाऊंगा। तो एक लाइन में समझ लीजिए कि मनसबदारी में शामिल कर लेंगे, आपको जगह दे देंगे आपको मनसबदारी में, का मतलब हुआ कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में आपको हम आपकी योग्यता के मुताबिक बड़े बड़े पद भी देंगे। इसके अलावा और क्या देंगे? तो और की बात ये कही गई कि मनसब के बाद धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वतंत्रता, समानता, संरक्षण, ये देंगे। धार्मिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर आपको हम स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, संरक्षण देंगे। मैंने आपको स्वतंत्रता दे दिया तो मतलब हुआ कि आप अपने धर्म का पालन करिए। समानता दिया का मतलब हुआ कि हम आपको आपके राज्य के अंदर या कहीं और जब अपनी संस्कृति का पालन करने का हक दे रहे हैं तो इतना को हम सिर्फ स्वतंत्रता बोलेंगे। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि आपको हम शासन में नियुक्ति भी देंगे और हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, योग्यता के आधार पर नियुक्ति देंगे, आय के आधार पर कर लगाएंगे, अपराध के आधार पर दंड देंगे, तो ये समानता की बात हुई। और संरक्षण का मतलब हुआ कि आपके लोगों को हम दरबार में सांस्कृतिक कार्यों के लिए जगह भी देंगे, उनको धनराशि वगैरह के माध्यम से भी संरक्षित करेंगे, बस आदि आदि। कुल मिलाकर कहानी हमारी ये निकल कर आती है कि धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वतंत्रता, समानता और संरक्षण देंगे। फिर तीसरी बात क्या है? वैवाहिक संबंध।
वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध में ये स्वेच्छा आधारित मामला था, स्वेच्छा आधारित मामला था। यानी ये नहीं है कि आपको हमसे वैवाहिक संबंध करना ही पड़ेगा। देखो बात ये निकल के आती है कि वैवाहिक संबंध यदि करना हो तो हिंदू राजपूत को अपनी रीतियों रिवाजों धर्म संस्कृति परंपरा आदि का ख्याल रखते हुए मुसलमान से शादी करना एक बहुत मुश्किल बात है। लेकिन तब ये बात मुसलमानों के ऊपर भी तो लागू होती है। ऐसा थोड़े ना है कि उनकी संस्कृति उनकी परंपरा उनकी रीति उनका रिवाज कहता है कि तुम सभी धर्मों के लोगों से शादी कर सकते हो। विवाह की बात जब आएगी तो दोनों ही समाजों की अपनी अपनी रीतियां हैं, उनकी अपनी अपनी पाबंदियां हैं। लेकिन यदि वो राजपूत नीति के तहत वैवाहिक संबंध की ओर जा रहा है तो उसका उद्देश्य यह है कि विवाह के माध्यम से संबंध की गांठ मजबूत होगी, परस्पर भरोसे को बल मिलेगा और इससे राजपूत मुगल संबंध मजबूत होंगे। इसे आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत देख सकते हैं। डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है विश्वास बहाली की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की। लेकिन इसमें यह नहीं है कि राजपूत राजाओं को कहा गया है कि आपको वैवाहिक संबंध करना ही पड़ेगा। करने की स्वतंत्रता है, न करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो वैवाहिक संबंध अकबर की राजपूत नीति के मूल बिंदु यही है। अब यहां पर अगला मुद्दा क्या है कि यह समझना जरूरी है कि अधीनता स्वीकार करो आप मेरी, ये उसका प्राइमरी उद्देश्य है और इसके लिए वो कटिबद्ध है। आपको मेरी अधीनता स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपके खिलाफ युद्ध करेंगे। यानी कि ये नहीं है कि आपको हमने बढ़िया ऑफर दिया, आप हमारा ऑफर स्वीकार कर लो, नहीं किए तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंपीरियलिस्ट किंग है, अपने विस्तार को लेकर कमिटेड है, युद्ध के पहले अपनी ओर से प्रस्ताव देकर अपनी अधीनता स्वीकार करने का मौका देता है। मौका आपने नहीं लिया तो आपके खिलाफ वो युद्ध करेगा। तब हम ये देखेंगे कि अकबर की यह नीति कितनी सफल रही, कितनी विफल रही। अकबर की नीति कितनी सफल कितनी विफल के तहत चलकर देखें तो क्या कहानी है कि मेवाड़ बोल दिया, आमेर के कछवाहा राजा, आमेर के कछवाहा राजा भारमल को छोड़कर कोई राजपूत राजा इसे स्वीकार नहीं किया। आमेर माने जयपुर। अब देखो तो जयपुर दिल्ली के करीब है, दिल्ली से भी ज्यादा अजमेर के करीब है और अजमेर में मुसलमानों की सत्ता पहले से मौजूद थी, जहां पर कि अकबर का बहनोई सूबेदार के या कहिए कि वहां के प्रभारी के तौर पर मौजूद था। तो यहां पर देखना यह पड़ेगा आपको कि आमेर के राजा ने क्यों स्वीकार कर लिया अकबर की अधीनता, जबकि बाकी राजपूत राजा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ा कारण यह है कि आमेर के राजा की अपनी आंतरिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वह यदि दिल्ली के शासक की सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं करता तो वो किसी भी तरीके से सत्ता से वंचित हो ही जाता, क्योंकि उसके अपने राज परिवार में सत्ता का संघर्ष चल रहा था और जिससे संघर्ष चल रहा था वो मुगल अधिकारी के संपर्क में था कि आप हमको गद्दी पर बिठा दीजिए,
फिर हम आपके साथ में डील करेंगे। यानी कि राजा भारमल ने अकबर की अधीनता बाद में स्वीकार किया, उसके पहले ही सूजामल एक अधिकारी था, उसी के परिवार का था, जो ये दावा कर रहा था कि हम आमेर के राज्य के उत्तराधिकारी हैं। एक तरीके से समझिए कि वो भारमल का भतीजा था, उसका पिता इसके पहले गद्दी पर बैठा था, तो अब वो चाहता था कि हम गद्दी पर बैठें। और गद्दी पर यदि भारमल ने उसको नहीं बिठाया, अपने बेटा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, तो वो अजमेर के मुगल अधिकारी के संपर्क में चला गया। और अजमेर के मुगल अधिकारी के संपर्क में जब गया, तो भारमल को लग रहा है कि मेरी सत्ता तो जाएगी, तो वो अकबर से मिल लिया और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया और अपनी जो संबंध की गांठ है उसको ज्यादा मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध भी कर लिया। जब वैवाहिक संबंध किया तो उसमें कौन सी स्त्री का विवाह हुआ था अकबर से, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। हम लोग पॉपुलरली ये जानते हैं कि वो जोधाबाई थी, लेकिन वो जोधाबाई होगी इसको लेकर हिस्ट्री बहुत कन्विंस नहीं है। हिस्ट्री का सोर्सेस कहता है कि शायद वो हरकाबाई थी, हरकाबाई। अब हरकाबाई थी कि जोधाबाई थी, ये डिसाइड करने का दायित्व तो आपका नहीं है, लेकिन यदि हरकाबाई आ जाए तो आपको परिचित होना चाहिए। आप यदि जोधाबाई ही मात्र जानते रहेंगे, हरकाबाई के नाम से परिचित भी नहीं होंगे, तो आपको धोखा हो सकता है। हो सकता है कि क्वेश्चन में हरकाबाई शब्द आ जाए। कुल मिलाकर ये आपको समझ में आ गया कि आमेर के राजा ने अधीनता स्वीकार किया, बाकी तमाम राजपूत राजाओं ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो भाई कोई भी राज्य हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका स्वतंत्र राजा होना एक अलग हैसियत का संकेत देता है। और वो मुगलों के अधीन हो जाए, वो बहुत छोटी हैसियत हो जाती है। चाहे आप हमको जितना अच्छा ऑफर देना है दे दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम आपके अधीनस्थ हो जाएं, तो हम इस अधीनता की स्थिति में तभी जाएंगे जब हम विकल्पहीन होंगे। अकबर ने उन्हें विकल्पहीन बनाने के लिए फिर 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के खिलाफ अभियान किया। चित्तौड़ के विरुद्ध अभियान किया और इस अभियान में वह मेवाड़ के राणा उदय सिंह को हराया। मेवाड़ के राणा उदय सिंह को हरा दिया। जब मेवाड़ का राणा उदय सिंह, जो राजपूत राजाओं में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य का राजा था, वह अकबर का मुकाबला नहीं कर पाया और अपने राज्य का एक क्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, खो दिया, तो बाकी राजपूत राजाओं के सामने यह संकेत चला गया, यह स्पष्ट हो गया कि नंबर एक, मुगल अपने विस्तार के लिए युद्ध करने को तैयार हैं और हम मुगलों से युद्ध करके जीत नहीं पाएंगे। तो विनाश के बाद अधीनता स्वीकार करने से ज्यादा अच्छा है विनाश के पहले ही अधीनता स्वीकार कर लो। तो इसी पृष्ठभूमि में आपको यह समझना पड़ेगा कि राजपूत राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार क्यों किया। तो विनाश के बाद अधीनता स्वीकार करने से बचने के लिए विनाश के पहले ही अधीनता स्वीकार कर लिया। तब अगला मुद्दा है कि मेवाड़ ने क्यों नहीं किया। मेवाड़ का राणा प्रताप सिंह, उदय सिंह का बेटा राणा प्रताप सिंह,
राणा प्रताप सिंह, स्वतंत्रता प्रिय प्रिय शासक, तो राणा प्रताप सिंह वॉज अ फ्रीडम लविंग किंग। राणा प्रताप सिंह को स्वतंत्रता प्रिय है, इसलिए ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ मुगल्स। अब आपको स्वतंत्रता पसंद है और अकबर को विस्तार पसंद है, तो दोनों के बीच में टकराव तो होना ही है। और इसी के क्रम में आप देखोगे कि हल्दी घाटी की लड़ाई होती है। हल्दी घाटी की लड़ाई होती है। हल्दी घाटी की लड़ाई तकरीबन 10 साल के बाद हो जाती है। जब हल्दी घाटी की लड़ाई चित्तौड़ के हमले के लगभग 10 वर्ष के बाद में होती है, 1576 में, तो फिर इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा इसको लेकर खूब मगजमारी है। यदि आप अभी तक जो प्रचलित ऐतिहासिक ब्यौरा रहा है उसको पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अकबर जीता। पिछले दिनों जब भाजपा की सरकार थी राजस्थान में, तो वहाँ की सरकार ने कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस का हवाला देकर अपने टेक्स्ट बुक में ये बात लिखवाया कि उसमें राणा प्रताप की जीत हुई थी। बतौर हिस्टोरियन जब हम सारे पहलुओं को देखते हैं तो हमको एक बात समझ में आती है कि उसमें किसी की निर्णायक जीत नहीं हुई थी। उस युद्ध में अकबर की सेना जीत नहीं पाई थी। अब अकबर की सेना जीत नहीं पाई है का मतलब यह है कि राणा प्रताप को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा है। जब राणा प्रताप को युद्ध छोड़कर भागना पड़ा और बड़े पैमाने पर राणा प्रताप की सेना की क्षति हुई और कुछ क्षेत्रों पर मुगलों का कब्जा हो गया, तो यहां से देखने के बाद लगेगा कि मुगलों का पलड़ा भारी है। लेकिन मुगल मेवाड़ के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाए, तो यहां देखने के बाद लगेगा कि मुगल जिस उद्देश्य के लिए गए थे उस उद्देश्य की पूर्ति तो हो नहीं पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि यह युद्ध एक तरीके से अनिर्णित ही छूटा था। आपसे यह क्वेश्चन अभी की तिथि में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि इसमें कौन जीता था, क्योंकि डिबेट है। डिबेट जहां रहता है वहां से पीटी में क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन हां, यह बात समझना जरूरी है कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह वर्सेस मुगल की जब लड़ाई हो रही थी, तो मुगलों की सेना का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था मान सिंह। और राणा प्रताप सिंह के साथियों में से एक महत्वपूर्ण साथी का नाम था हकीम खान सूर। सूर शब्द से आपको अंदाजा लगेगा वो सूर डायनेस्टी का था, वो अफगान था। वो अफगान जिससे कि हुमायूं ने गद्दी छीन लिया था, वो अफगान जिसके खिलाफ अकबर ने कार्रवाई किया था। यानी कि अफगानी अभी भी मुगलों को निकालने की कोशिश में लगे हुए थे और राणा प्रताप के साथ में उनकी दोस्ती एक प्रकार की राजनीतिक दोस्ती है। इसे कोई आइडियोलॉजिकल दोस्ती नहीं कह सकते हैं। ये एक प्रकार का सुविधाओं का तालमेल है कि हकीम खान सूर को लगता है कि राणा प्रताप की जीत हो जाएगी, अकबर को यदि हम कमजोर करने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारी सत्ता हमको फिर से प्राप्त हो सकती है।
ये कहानी है। यहां पर आपको यदि धर्म दिखाई दे रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ धर्म के नाम पर चल रही है, तो आप इतिहास की तरह नहीं पढ़ रहे हैं। आपको कोई झंडा पसंद आ गया है, उस झंडे के नीचे खड़े होकर आप नारा लगाने में यकीन करने लगे हैं। ये बात सच है कि जब मुगल या उसके पहले के तुर्की सुल्तान किसी हिंदू राज्य के ऊपर हमला करते हैं तो उस दौरान वो धर्म संबंधित नारे भी लगाते हैं, उस दौरान वो मंदिरों का नुकसान भी करते हैं, उस दौरान हमें लगने लगता है कि धर्म का भी एक पक्ष, धर्म भी कुछ हद तक इस युद्ध में शामिल है। लेकिन धर्म इस युद्ध का मूल उद्देश्य नहीं होता था। मूल उद्देश्य ये नहीं था कि हिंदू के शासन का अंत करना है और मुस्लिम के शासन की स्थापना करना है। मूल उद्देश्य यदि ये होता तो जहां जहां मुस्लिम की सत्ता ही थी वहां पर अभियान क्यों होता, और ज्यादातर तो मुसलमानों की सत्ता से ही संघर्ष हुआ है अकबर का और विस्तार किया है अकबर ने। तो यह ध्यान रखिएगा कि धार्मिक मुद्दे युद्ध के दौर में कटुता को बढ़ाने वाला माध्यम की तरह उभर के आते थे। जिस हद तक आते थे उस हद तक निश्चित तौर पर निंदनीय है, निश्चित तौर पर गलत है। लेकिन हिस्ट्री का विद्यार्थी किसी भी विषय को पढ़ेगा तो वो प्रपोर्शन तय करेगा। धर्म इसका मूल कारण था क्या? नहीं। धर्म की फिर क्या भूमिका रही? तो कटुता को बढ़ाने की भूमिका रही, युद्ध के दौर में विभीषिका को बढ़ाने की भूमिका रही। कत्लेआम ज्यादा हुआ और सांस्कृतिक नुकसान भी हुआ। ये बातें समझनी होगी, ठीक है। अब अगला मुद्दा क्या है कि राणा प्रताप के बारे में एक और फैक्ट आपको जानना चाहिए जो कि प्रायः हिस्ट्री की किताबों से गौण है, गायब है। वह दिवेर की लड़ाई। दिवेर की लड़ाई ये राणा प्रताप का मेवाड़ के इलाके में बाउंस बैक करने की कहानी को रिप्रेजेंट करता है कि राणा प्रताप ने अपने खोए हुए प्रदेश को कुछ समय के बाद फिर से प्राप्त भी कर लिया था। दिवेर की लड़ाई को यदि आप नहीं जान रहे हैं तो समझिए कि आज के डेट में एक इंपॉर्टेंट लड़ाई नहीं जान रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि एक और लड़ाई मैंने आप लोगों को बताया था जिस लड़ाई के अंतर्गत रानी नाइकी ने पराजित कर दिया था मोहम्मद गोरी को। वो कौन सी लड़ाई थी? रानी नाइकी की जीत वाला जो इवेंट है वो भी आज के डेट में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के ख्याल से, और दिवेर की लड़ाई वाला भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ख्याल से। क्योंकि अभी की तिथि में क्या है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, जिनकी सरकार है, उस विचारधारा के लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं पीछे के इतिहासकारों के ऊपर कि आपने हिंदुओं को प्रायः हारते हुए ही दिखाया है, उनकी जीत को आपने अपने इतिहास में तो जगह ही नहीं दिया, या उनके प्रतिरोध को तो आपने अपने इतिहास में जगह ही नहीं दिया। ऐसा लगता है कि मुस्लिम हमला हुआ और सब सरकंडे की लकड़ी की भांति टूट के रह गए। कहानी तो ऐसी नहीं थी। तो इसके मद्देनजर क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहारों के ऊपर उनका अध्ययन आज के डेट में बढ़ गया है, जिनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने अरबों का पूरा जोरदार मुकाबला किया था और उनको अपने इलाके में फैलने नहीं दिया था। तो प्रतिरोध का प्रतिनिधि कौन है? तो गुर्जर प्रतिहार। उसी तरीके से आपको यह याद हो कि मैंने नाइकी की जो रानी नाइकी है उनकी जीत दिखाया था। रानी नाइकी की जीत वाली कहानी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें एक लेडी रानी नेतृत्व कर रही है
और एक हमलावर जो आगे चलकर कई कामयाब लड़ाइयां जीता है, उसको हरा दिया था। तो कयादरा की लड़ाई, और उसी तरीके से राणा प्रताप सिंह को हारते हुए दिखाया गया। लेकिन जो दक्षिणपंथी धारा के इतिहासकार हैं, उन्होंने दो बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। एक यह कि उनका कहना है कि नहीं, राणा प्रताप की जीत हुई थी, और दूसरा उनका कहना है कि फिर दिवेर की लड़ाई भी तो देखो। मेरा यह कहना है कि दिवेर की लड़ाई तो निश्चित तौर पर राणा प्रताप के द्वारा बाउंस बैक करने की कहानी है, और जहां तलक हल्दी घाटी की लड़ाई की बात है, तो वहां राणा प्रताप की जीत हुई थी, आप ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अकबर की जीत हुई थी, आप ये भी नहीं कह सकते। अकबर की ये स्थिति थी कि अकबर ने हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद कुछ समय के लिए मान सिंह से बात तक करने से इनकार कर दिया था। वो मान सिंह से मिलता ही नहीं था, बहुत नाराज था मान सिंह से। हल्दी घाटी की लड़ाई के अभियान में जितने बड़े बड़े सैनिक सिपहसालार थे, उन सब से वो नाराज था कि तुम क्या करके आए हो, क्योंकि अकबर वॉज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर। बल्कि मान सिंह के बारे में तो उसकी सोच ये हो गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हिंदू राजा से मिल गया, ये राजपूत राजा से मिल गया, और उतनी जोरदार लड़ाई किया ही नहीं, उतना पूरा जोर लगाया ही नहीं, हमने इसके हाथ में कमान दे दिया, इसने कमान को कमजोर करके हमारी बदनामी करा दी, हमारा नुकसान करा दिया। ये सोच थी अकबर की। लेकिन धीरे धीरे अकबर को यह बात समझ में आई कि वो लड़ाई जीतने की स्थिति में ये थे ही नहीं, क्योंकि राणा प्रताप ने डाइफट की नीति अपना लिया था कि राणा प्रताप जिस इलाके से निकल रहे हैं, उस इलाके में वो आग लगा देते हैं, उस इलाके में कुएं में पानी में जहर मिला देते हैं, आपका टिकना मुश्किल है, आगे बढ़ना मुश्किल है। राणा प्रताप का मुकाबला बहुत जोरदार हुआ था, तो लड़ाई में जीत तो किसी की नहीं हुई थी। कुल मिलाकर कहानी निकल कर आती है कि हम कह सकते हैं कि आपको अकबर की राजपूत नीति समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इसी के दायरे से रहेगा। तब अगला मुद्दा एक और छोटा सा है कि यदि किसी राजपूत राजा को यह कहा गया कि आप अपने इलाके में राजा बने रहो, तो फिर प्रश्न उठता कि आपके बाद कौन होगा? उत्तराधिकार का मामला। उत्तराधिकार में क्या होगा? तो कहा गया उत्तराधिकार के अंतर्गत आप वंशानुगत उत्तराधिकारी होगा, वंशानुगत होगा, माने आपके बाद आपका बेटा गद्दी पर बैठेगा। और यदि बेटा नहीं हो तो बेटा नहीं हो तो गोद ली हुई संतान, गोद ली हुई संतान को गद्दी पर बिठाने के लिए गोद ली हुई संतान को गद्दी पर बिठाने के लिए भैया दीबर की लड़ाई की बताते तो या अकबर की जीत हुई, अच्छा राणा प्रताप की जीत हुई, अपनी खोई हुई भूमि फिर से प्राप्त कर ली। आप कितना पढ़ोगे? पीएचडी करना है क्या उसके ऊपर? बेटा नहीं हुआ तो गोद ली हुई संतान को गद्दी पर बिठाने के लिए मुगल किंग से अनुमति लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक राजा है, उसका बेटा नहीं है, अब वह अपनी वंश परंपरा को चलाने के लिए किसी को गोद में ले लिया, उसको अपना बेटा मान लिया, तो अकबर ने कहा कि तुम अपने बेटा को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो देना है दे दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन राजगद्दी तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि संप्रभु हम हैं, हमारी मर्जी से उस व्यक्ति को गद्दी मिलेगी। हमने कहा था तुमको कि तुम्हारा बेटा गद्दी बैठेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो है ही नहीं,
अब तुम किसी को भी कह दो यही मेरा बेटा, तो ये बात नहीं चलेगी, हमसे सहमति लो। सहमति मांगी जाती थी तो प्रायः मुगल बादशाह सहमति दे देता था। यही कहानी है। अब डाइफट का मतलब होता है उस इलाके में आग लगा देना, उस इलाके के पानी वानी के स्रोत को खत्म कर देना, ताकि दुश्मन को भोजन, पानी, ठहराव आदि कुछ नहीं मिले, दुश्मन आगे न बढ़ पाए। इसी को डाइफट की नीति कहते हैं। अब चलो यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि निम्नलिखित का कालक्रम तय करें। निम्नलिखित का कालक्रम तय करें। नंबर 1, अकबर की मालवा की जीत। अकबर की मालवा की जीत। दूसरा, गुजरात की जीत। गुजरात पर अकबर का नियंत्रण। गुजरात पर अकबर का नियंत्रण। क्यों सर आप गुस्से में हो आज? बिल्कुल गुस्से में नहीं है यार, इतना हंस मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं गुस्से में। गुजरात पर अकबर का नियंत्रण। तीसरा, अकबर की मालवा की जीत, फिर गुजरात पर अकबर का नियंत्रण, फिर हल्दी घाटी की लड़ाई। घाटी की लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई। दिवेर की लड़ाई। खानदेश पर मुगल नियंत्रण। अहमदनगर राज्य पर अकबर का हमला। अकबर का हमला। तो ये जो मैंने 6 दिया लिस्ट, वो इसलिए क्योंकि यहां से कालक्रम आधारित क्वेश्चन आ सकता है, और कालक्रम आधारित क्वेश्चन में यही ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सबका जरूरी नहीं है कि आप एक एक याद कर लो। मालवा अकबर के शासन के शुरुआती दिनों का केस है जिसे अकबर ने जीता। उसमें एक कहानी समझाता हूं तो आपको कहानी के कारण ये चीजें याद रहेंगी। मालवा के इलाके में अभियान किया था अकबर के एक मुंह बोले भाई ने, दूध भाई ने, आधम खान ने। आधम खान कौन था? तो आधम खान जो था वह माहम अनगा का बेटा था, वही स्त्री जिसने अकबर को दूध पिलाया और अकबर ने जिसको मां का दर्जा दिया। इस नाते उसका बेटा भी महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया। आदम खान ने वहां पर खूब लूटपाट मचाया और महिलाओं के साथ में भी दुर्व्यवहार किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि केंद्रीय खजाना के साथ में उसने घपला कर दिया, यानी कि जो लूटपाट किया सो किया, जो धन की प्राप्ति किया उसने मालवा से,
वो धन उसने केंद्रीय खजाना में जमा नहीं किया, उसका एक बड़ा हिस्सा वो हड़प लिया। तो केंद्रीय खजाना में पैसा जमा न करना उसकी ओर से गलत काम है। तो इसके ऊपर उससे सवाल पूछा गया उस समय के वित्त मंत्री से। वित्त मंत्री का मतलब समझो दीवान, और दीवान के पद पर एक आदमी बैठा हुआ था जो अकबर का रिश्ते में फूफा था, अपना फूफा था, गुलबदन बेगम का पति। मिर्जा अजीज कोका नाम का एक व्यक्ति आपको आगे चल के दिखाई देगा जो अकबर के काल में बड़े ऊंचे पद तक गया। वो अजीज कोका का बाप था, उसका नाम था शमसुद्दीन अतका खान। शमसुद्दीन अतका खान बेसिकली हुमायूं के समय में मुगल साम्राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक था। हुमायूं का सबसे नजदीकी व्यक्ति बैरम खान था। बैरम खान इतना मजबूत पोजीशन में था कि अकबर को गद्दी पर बैरम खान ने ही बिठाया। दूसरी बात कि बैरम खान अकबर का उस्ताद हो गया, उस्ताद माने गुरु। उसके बाद बैरम खान अकबर का अतालिक हो गया, अतालिक माने संरक्षक, क्योंकि वो 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था तो उसको अतालिक की जरूरत थी। तो बैरम खान उसका अतालिक भी था और उसका उस्ताद भी था, एवं साथ ही साथ वह वकील के पद पर था। वकील उस समय मुगल साम्राज्य में सबसे वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे, सबसे बड़ा अधिकारी वकील होता था, वकील के पद पर भी था। जितने भी अधिकारी थे वो सब के सब बैरम खान को ही रिपोर्ट करते थे, और बैरम खान रिपोर्ट करता था अकबर को। और कौन से अकबर को? जिसका वो गुरु भी है और संरक्षक भी है, जो अकबर खुद बच्चा है। तो इस नाते बैरम खान बहुत शक्तिशाली भूमिका में हो गया था। लेकिन मुगल दरबार में बैरम खान के खिलाफ षड्यंत्र चलने लगा। षड्यंत्र इस बात को लेकर कि वो शिया है और हम लोग सुन्नी हैं। दूसरा षड्यंत्र इस बात को लेकर कि शिया बैरम खान जगह जगह पर शिया लोगों को बढ़ावा दे रहा है और सुन्नियों की उपेक्षा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बैरम खान अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता है, अकबर को हटा के उसको मार के अपने आप को शहंशाह बना देगा? ये सारी बातें अकबर के सामने में रखी गई। अकबर बैरम खान के इस व्यवहार को लेकर खुद भी सशंकित था। राजनीति में आशंकाएं होती ही होती हैं, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं प्राय होती हैं। तो अकबर इस बात को लेकर कन्विंस हो गया कि बैरम खान का बढ़ता हुआ कद और बैरम खान की बढ़ती हुई आक्रामकता, उसका हाई हैंडेडनेस ठीक नहीं है साम्राज्य के लिए, सल्तनत के लिए, हमारे लिए। तो उसने एक ट्रिक चल दिया। आगरा से वो रूल करता था, शिकार का उसे शौक था, शिकार खेलने के नाम पर वो निकला और शिकार के रास्ते वो दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली आकर उसने बैरम खान को मैसेज भिजवाया कि आप आइए दिल्ली, किसी विषय पर आपसे मशविरा करना है। बैरम खान बिल्कुल अनभिज्ञ स्थिति में था। वह सामान्य बात मान के दिल्ली चला गया मशविरा करने के लिए। और जब अकबर के कोर्ट में पहुंचा बैरम खान, तो अकबर ने कहा कि खान बाबा कहा करता था उसको, खान बाबा आपने जो सेवा दिया सल्तनत को, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि अब आप अपनी सेवाओं से मुक्ति लीजिए, रिटायर हो जाइए और आप मौला के राह पे जाइए, माने आप मक्का चले जाइए। मतलब अब आप न सिर्फ सेवा से हटाए जाते हैं बल्कि हिंदुस्तान में रहना भी नहीं है, आप जाइए मक्का। बैरम खान अचानक सन्न रह गया। उसे लगा कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो गया है और बच्चा बादशाह उस षड्यंत्र का शिकार हो गया है, और वह अब अपने हित की रक्षा के लिए विद्रोह का तेवर अपना लिया। जैसे उसने विद्रोह किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई, उसको बेड़ियों में जा करके लाया गया अकबर के सामने में।
अकबर ने कहा कि मैं इनको बेड़ियों में नहीं देख सकता, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ, इनकी बेड़ियाँ खोल दो। बेड़ियाँ तो खुल गई, लेकिन आदेश फिर वही आया कि आप जाइए मक्का। बैरम खान मक्का जाता है, रास्ते में उसकी हत्या हो गई। अब किसने हत्या किया? अकबर ने करवा दिया, या कि बैरम खान के 10 दुश्मन थे? मुगलों के अंदर भी बहुत सारे दुश्मन थे, उन्होंने हत्या कर दिया। नोबडी नोज। लेकिन अकबर ने बैरम खान की विधवा के साथ में विवाह किया। सलीमा बेगम नाम है उस स्त्री का। उसी सलीमा बेगम का बेटा, सलीमा बेगम और बैरम खान का बेटा का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे अकबर ने अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा किया और फिर उसे अपने शासन में बड़ा पद भी दिया। सलीमा बेगम और अब्दुल रहीम खान खाना का अकबर के साथ में जो संबंध है वो एक आइडियल संबंध की तरह डेवलप हुआ। ज्यादातर हिस्टोरियन ये मानते हैं कि अपने से काफी ज्यादा उम्र की महिला के साथ में विवाह करने के पीछे कोई सेंसुअल मामला नहीं रहा होगा, कोई फिजिकल प्लेजर का मामला नहीं रहा होगा, शारीरिक आकर्षण का मामला नहीं रहा होगा। यह मामला रहा होगा संरक्षण का, कि अब उस स्त्री के पति ने मेरे पिता और मेरा काफी साथ दिया, राजनीति कहती थी कि उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा तो हटा दिया, अब उसकी मृत्यु हो गई तो इस विधवा को संरक्षण चाहिए, उसके बेटे को संरक्षण चाहिए, तो हम संरक्षण जरूर देंगे। ये मेरा नुकसान नहीं कर सकते तो हम इनको संरक्षण जरूर देंगे। इस उद्देश्य के साथ में शादी किया था। बाकी अकबर को शादी करने की कोई कमी थोड़ी नहीं थी, उसका हरम इतना बड़ा था, तो एक स्त्री की शरीर की प्राप्ति के लिए उसने ऐसा किया था, ऐसा मुझे भी नहीं लगता। जो भी हो, अब क्या हुआ कि जब रास्ते से बैरम खान हट गया तो अकबर के शासन में ज्यादा प्रभावशाली भूमिका में महामनगा आ गई। महामनगा अपने तरीके से प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी और उसका बेटा इस सत्ता का लाभ उठाना चाहता था। लेकिन जब उससे शमसुद्दीन अतका खान ने, जो कि बैरम खान के बाद नंबर 2 के पोजीशन का आदमी था, उसने सवाल पूछा तो उसने शमसुद्दीन अतका खान का कत्ल कर दिया। इसी के जवाब में अकबर ने अदम खान को किले के दीवार से फेंकवा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ महामनगा की राजनीतिक भूमिका भी खत्म हो गई। यहां तक अकबर के शासन को लोग, कुछ इतिहासकार पेटीकोट का शासन भी कहते हैं। पेटीकोट का शासन का मतलब जहां शासन में महिला की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी, घर की स्त्री की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। और कौन सी स्त्री थी? तो वह महामनगा थी। उसके बाद अकबर स्वतंत्र हो जाता है। तो मालवा का किस्सा जो है वह मालवा का किस्सा सबसे महत्वपूर्ण यही है। अब आपको मालवा की कहानी याद रह जाएगी। इसके बाद फिर चित्तौड़ को मैंने यहां दिया नहीं था जानबूझ के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है उसका डेट 1567, उसको मैंने छोड़ दिया। ये बैरम खान वही है ना जो हुमायूं का साथी था? हाँ भैया वही है। फिर गुजरात पर अकबर का जो अभियान है वो 1572 का है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था। ये वो अभियान है जिसमें पहली बार अकबर ने अपने साथ राजपूत सैनिक टुकड़ी को कैरी किया था। यानी देखो, गौर करने लायक बात यह है कि राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता पहली बार कब स्वीकार किया? 1562 में। इस बीच में 10 वर्ष और बीते हैं। इन 10 वर्षों के दौरान अकबर ने किसी भी युद्ध के अभियान में अपने साथ राजपूत नहीं कैरी किया, क्योंकि राजपूत के ऊपर धीरे धीरे भरोसा जमा उसको ये बात की आशंका सताती थी कि राजपूतों के मन में हमारे प्रति यदि आक्रोश हुआ और हमारे खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र कर दिया तो हमारा नुकसान हो सकता है, और यदि षड्यंत्र युद्ध के मैदान में किया नुकसान ज्यादा हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो राजपूत को अपने साथ में नहीं कैरी करता था वो। इसलिए पूछने लायक बात आती है कि पहली बार राजपूत को युद्ध के दौरान यदि शामिल किया तो कौन से युद्ध में? तो 1572 में, जब वो गुजरात के खिलाफ अभियान कर रहा था तो अपने साथ लिया था वो मान सिंह को। मान सिंह पहली बार अकबर के साथ गया सैनिक अभियान में। कौन सा युद्ध में? तो
गुजरात के खिलाफ। उसके बाद फिर हल्दी घाटी की लड़ाई में तो मान सिंह ने नेतृत्व ही किया है। दिवेर की लड़ाई हल्दी घाटी के बाद होगी, क्योंकि राणा प्रताप ने जो खोया था वो पाया है दिवेर की लड़ाई के माध्यम से। आपको याद रह जाएगा, खानदेश दक्कन के इलाके में आता है। दक्कन की ओर वो अकबर मुड़ा ही अपने जीवन के अंतिम काल में। दक्कन की ओर जब मुड़ा है तो सबसे पहले खानदेश पर नियंत्रण किया और फिर अहमदनगर पे। अहमदनगर उसके जीवन का अंतिम अभियान है, मैं बता चुका हूं। कुल मिलाकर अब आपको अकबर के काल के साम्राज्यवादी अभियानों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए तो बना लेंगे। हालांकि अभी मैं नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी और साउदर्न पॉलिसी पढ़ाने वाला हूं, अभी उसके ऊपर आना बाकी है, आ ही रहा हूं। अब चल के देखो अकबर की नॉर्थ वेस्ट की नीति। अकबर की नॉर्थ वेस्ट की नीति। नॉर्थ वेस्ट की नीति में पॉइंट्स पहले लिखो कि वह काबुल और कंधार के आगे विस्तार नहीं चाहता था। काबुल और कंधार के आगे विस्तार नहीं चाहता था। He was not interested in expansion ahead of Kabul and कंधार। काबुल और कंधार के आगे विस्तार नहीं चाहता था। वह उज्बेकों के ईरान पर हमला के प्रस्ताव को नकार दिया। उज्बेकों के ईरान पर हमला के प्रस्ताव को नकार दिया। वह ईरानियों से अपने राज्य की रक्षा के लिए कंधार पर नियंत्रण कर लिया। कंधार पर नियंत्रण कर लिया। फिर उत्तर पश्चिमी विद्रोह, या कहिए पश्चिमोत्तर के विद्रोह के दमन के लिए दीर्घकाल तक लाहौर में रहा। लाहौर में रहा, दीर्घकाल तक लाहौर में रहा। बस इतनी बात को ही जानेंगे। अब आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। समझने के लिए फिर से आप मानचित्र की ओर चल के देखिए। ये देखो कंधार का इलाका है,
काबुल का इलाका है। अकबर के सामने में एक प्रपोजल भेजा उस समय के उज्बेक राजा ने। उज्बेक, उज्बेक का मतलब समझिए कि ये वही इलाका है जहां से कि अकबर स्वयं आया है या अकबर के वंशज आए हैं, उज्बेकिस्तान से। वहां का जो राजवंशी शासन चला रहा था, उन्होंने अकबर को ये मैसेज भेजा कि हम और आप दोनों मिलकर गठजोड़ कर लेते हैं और इस इलाके में ईरान का जो राज्य है, ईरान को ही फारसी भाषा बोलने के कारण फारस भी कहा जाता है, तो हम ईरान के ऊपर यानी कि फारसियों के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर क्या है, खाओ ब्रिटेनिया 50-50, आधा तुम्हारा आधा मेरा। इसके लिए और भी उकसावा दिया गया ये कहते हुए कि भैया तुम ये भी देखो कि वो लोग शिया है, हम दोनों सुन्नी हैं। तो अकबर ने इस प्रपोजल को नकार दिया, क्योंकि अकबर को ये लगता था कि उज्बेक और ईरान में सफाविद वंश था। सफाविद, उज्बेक और सफाविद यदि दोनों बने रहेंगे ना अस्तित्व में, तो दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, दोनों एक दूसरे को इंगेज किए रहेंगे। सफाविद उन पर हमला करेगा, उज्बेक सफाविद पर हमला करेगा, और यदि हमने सफाविदों का सफाया कर दिया और उज्बेकों को मजबूत होने दिया, तो उज्बेक अगली बार हम ही पर हमला करेंगे। अकबर को यह लगा कि हम सफाविद के राज्य का एक हिस्सा लेकर मजबूत होने से ज्यादा अच्छा है कि हिंदुस्तान के बृहद प्रदेश में अपना विस्तार करेंगे। हम क्यों हमला करें सफाविदों पे? अकबर चाहता था कि सफाविद भी राज्य रहे और उज्बेक राज्य भी रहे, दोनों आपस में लड़ता रहे, हम अपना हिंदुस्तान में विस्तार करते रहें और सुरक्षित रूप से शासन करते रहें। यही उसकी पॉलिसी थी। लेकिन उसको इस बात की भी चिंता थी कि यदि उज्बेकों ने हम पर हमला कर ही दिया तो हम कैसे बचेंगे। तो उसको लगता है कि हम काबुल के इलाके में नियंत्रण रखेंगे, हिंदू कुश पर्वत पर हमारा नियंत्रण रहेगा, तो उज्बेकों के हमले को हम रोक लेंगे। और यदि ईरानियों ने माने सफाविदों ने हम पर हमला किया तो सफाविद से भारत की सीमा मिलती थी कंधार में, यदि कंधार पे हमारा नियंत्रण रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। अकबर ने काबुल और कंधार पे नियंत्रण कर लिया और अपने राज्य को सुरक्षित मान लिया और फिर उधर की ओर नहीं मुड़ा। तो अकबर की नीति कैसी है? सुरक्षात्मक है, न कि आक्रामक। तो पश्चिमोत्तर को लेकर अकबर की नीति के बारे में जब आप स्टेटमेंट दोगे, आप क्या कहोगे? नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी कैसी है? तो सुरक्षात्मक, न कि आक्रामक। इतने के साथ में नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी खत्म। अब अगला मुद्दा है भाई ऑप्शनल के फी वगैरह के बारे में। आप ऑफिस के मैनेजमेंट के लोगों से पूछो, क्लासरूम में दौरान मैं फी वगैरह के बारे में चर्चा करूं ये मुझे बहुत शोभनीय नहीं जान पड़ता। तुम लोग आपस में बातें कर सकते हो, लेकिन मुझसे पूछोगे तो भी मैं क्लास में जवाब नहीं दूंगा। तब अगला मुद्दा है दक्षिण की नीति। दक्षिणी नीति, दक्षिणी नीति में क्या कहानी है? अकबर ने दूत भी भेजे थे ना। हाँ भैया, दूत तो सब जगह भेजा ही जाता है। किसी भी प्रकार का अभियान करने के पहले आप अपना प्रपोजल भेजते हैं, तो प्रपोजल के लिए तो दूत भेजते ही है ना। राणा प्रताप से भी युद्ध के पहले राणा प्रताप सिंह को समझाने की कोशिश की गई, मनाने की कोशिश की गई, और इसके लिए दूत के तौर पर मान सिंह को ही भेजा गया था। तो दक्षिण की नीति में क्या है कि
अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, और गोलकुंडा को अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। जब अकबर उत्तर के सभी मामलों से मुक्त हो गया, पश्चिमोत्तर के इलाके में होने वाले विद्रोह वगैरह का भी दमन करने में कामयाब हो गया, तब उसे लगा कि अब हम विंध्य के दक्षिण में विस्तार की ओर जा सकते हैं। तो इसी क्रम में उसने दक्षिण के 4 राज्यों को बोला कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि कौन लोग हैं भाई? खानदेश, जब दिल्ली सल्तनत बिखरा था तो खानदेश नाम का एक छोटा सा राज्य हो रहा था। लेकिन बाकी सब राज्यों के बारे में कहानी कुछ इस तरह से है कि 1346 में आपको याद है कि बहमनी राजा आया था, और 15वीं शताब्दी के अंत तक आते आते बहमनी साम्राज्य बिखर गया और उसके कुल 5 टुकड़े हो गए। उसी में से एक है अहमदनगर, एक है बरार, एक है बीजापुर, एक है बीदर, एक है गोलकुंडा। तो कुल मिलाकर बहमनी साम्राज्य के टूटने से कितने राज्य उभरे थे? 5। अहमदनगर ने बरार को अपने राज्य के अधीन कर लिया तो बचा कितना? 4। बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया तो बचा कितना? 3। अकबर के समय में कुल कितने राज्य थे दक्षिण में जो बहमनी के टुकड़े थे? 3। 2 को तो अहमदनगर और बीजापुर ने ही अपने ही अंदर निगल लिया था, तो इसीलिए ये 3 बचे। तो एक खानदेश और एक ये 3। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये होगा कि जब अकबर ने इनको अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, इनमें से कौन है जिन्होंने कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया? तो खानदेश ने अधीनता स्वीकार किया। बाकियों ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया कि ना भैया, हम आपकी अधीनता नहीं मानते। अकबर ने अधीनता का प्रस्ताव भेजा, खानदेश ने स्वीकार किया, बाकियों ने अस्वीकार किया, तो अकबर क्या करेगा? अकबर जाएगा अभियान की ओर। जब अभियान की ओर जाएगा अकबर, तो सबसे पहला अभियान किस पे करेगा? तबस्सुम खान। बाय बाय दोस्तों, कहां कहां बाय बाय हो रहा है जी? क्लास करने के दौरान बाय बाय कैसे हो सकता है तब तक जब तक ये क्लास चल ही रहा है? करण यादव, बाय बाय दोस्तों, ये क्या? करण, ये दोनों लोग, तीनों लोग, सब लोग, मतलब एक दो ही बच्चा कोई भी है तो कहां जा रहा है? किस बात की बाय बाय भी क्लास के दौरान? जवाब दो जी, कहां जा रहा है?
क्लास की पराकाष्ठा को नहीं नहीं नहीं, कुछ बात होगी। कहाँ जा रहा है जब बता के जाओ। नहीं नहीं, कहीं को जा रहा है। तबस्सुम खान क्या? चैट पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो। सर चैट ऑफ कर रहे हैं हम। अच्छा चैट ऑफ कर रही हो? हाँ हाँ चैट ऑफ कर लो, कोई बात नहीं। मुझे लगा क्लास छोड़ के जा रही है। नहीं नहीं ठीक है, चैट ऑफ करो। बल्कि अच्छा ये कर ही लिया करो। ठीक है ठीक है। खानदेश ने अधीनता स्वीकार किया। खानदेश ने ही स्वीकार किया, बाकी ने नहीं किया, तो उसका नतीजा क्या निकल के आता है? वो चाय में पीता ही नहीं, मैं तो ग्रीन टी पीता। दे दीजिए। खानदेश ने अधीनता स्वीकार किया, फिर उसने अहमदनगर के खिलाफ अभियान किया और कामयाब रहा। कामयाब। और आधा अहमदनगर, आधा अहमदनगर पर नियंत्रण कर लिया। माने अहमदनगर का आधा राज्य अहमदनगर के शासक के पास ही बना रहा, उसके सुल्तान के पास ही रहा, और आधा वाला जो अहमदनगर राज्य था वो अकबर ने ले लिया। अहमदनगर राज्य का उत्तरी हिस्सा आ गया अकबर के अधीन, और दक्षिणी हिस्सा रह गया अहमदनगर के सुल्तान के ही पास। इस तरह की कहानी है। अब देखो, कहानी यह है कि अभियान के दौरान वो खानदेश को अपने अधीन किया। उसके बाद ये जो बरार का इलाका है, ये बरार का इलाका किसका ही इलाका था? बरार को किसने जीता था? अहमदनगर ने। अहमदनगर से बरार का इलाका ले लिया अकबर ने। ये अहमदनगर का हिस्सा अहमदनगर के शासक के पास ही बना रहा, और ये हिस्सा जो अहमदनगर के पास था उसे अकबर ने छीन लिया। इसलिए अब वो अकबर के साम्राज्य में दिखा रहा है, और ये हिस्सा दिखा रहा है अहमदनगर के राजा के पास। पहले अहमदनगर के राज्य में ये इलाके थे, इसमें ये इलाका चला गया मुगल साम्राज्य में, ये इलाका रह गया अहमदनगर के पुराने सुल्तान के ही पास। सर आप जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं उसके लिए 5 स्टार की भी रेटिंग कम है। अच्छा तुम कितना देना चाहते हो भाई? तुम दूसरे किस्म की एक रेटिंग दे दो। वो ये कि जब तुम ये कह देते हो कि हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम पास कर जाएंगे, तुम्हारी रेटिंग ये है, तब तो शिक्षक कामयाब है। बाकी ये 5 सितारा होटल वाला लक्षण हम लोगों को उतना ज़्यादा सूट भी नहीं करता। 5 रेटिंग, 5 4 रेटिंग, 3 रेटिंग, 2 रेटिंग, that is not important. The important thing is this कि when my student says कि yes now I can, then this is the best rating, है ना? अब देखो बेटा, अकबर के साम्राज्य की कहानी हमने कंप्लीट कर लिया। अकबर के बारे में जब हम लोग पढ़ना शुरू किए थे तो हमने कहा था उसका साम्राज्य बड़ा टॉपिक था। साम्राज्य का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। साम्राज्य के बाद फिर हम क्या देखते हैं कि उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था। प्रशासनिक ढांचा कैसा था? अकबर का प्रशासनिक ढांचा देखो तो एक है किंग, किंग के नीचे
वकील, इसके नीचे वजीर, बख्शी, बख्शी, समा, फिर सद्र ए सुदूर, सद्र सुदूर, उसके बाद साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन, प्रांत को कहा जाता था सूबा, सूबा, 12 सूबा थे। जब अकबर ने सूबा व्यवस्था शुरू किया था तो 12 सूबा थे, बाद में 15 कर दिया था, उसके डिटेल में मत जाइए। सूबा के प्रधान को कहा जाता था सूबेदार, सूबा के प्रधान को कहा जाता था सूबेदार, सूबा का प्रधान क्या कहलाता था? सूबेदार। सूबा का प्रधान क्या कहलाया? सूबेदार। उसके बाद फिर दूसरा मामला क्या है कि सूबेदार की सहायता के लिए, सहायता के लिए प्रांतीय दीवान और प्रांतीय बख्शी, प्रांतीय दीवान और प्रांतीय बख्शी। इसके बाद सूबा डिवाइड किया गया सरकार में, सूबा को डिवाइड किया गया सरकार में। सरकार में 2 अधिकारी थे, सरकार में 2 अधिकारी थे। एक था अमल गुजार, अमल गुजार, और एक था फौजदार। फौजदार। उसके बाद सरकार डिवाइड हुआ, सरकार डिवाइड किया गया परगना में, माने एक सरकार के अंदर कई परगना हो जाएंगे। परगना में, परगना में भी 2 अधिकारी थे, एक आमिल और एक सिकदार। सिकदार। उसके बाद सबसे अंतिम इकाई गांव और नगर। गांव और नगर। नगर का प्रशासनिक अधिकारी था कोतवाल, कोतवाल। नगर का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? कोतवाल। गांव महत्तर के अधीन, गांव
72 के अधीन, महत्तर के अधीन, 72 मने ग्राम प्रधान, जो कि इलेक्टेड था, पहले आप इस स्ट्रक्चर को बिना कुछ लिखे समझने की कोशिश करिए, फिर मैं दोबारा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। मतलब आपके काम की बातें आपने लिख लिया है। सबसे पहला पॉइंट यह है कि मुगल बादशाह अपनी मर्जी से शासन चलाता है, वह विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का प्रधान है। यानी कि कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जो विधि निर्माण करे। ऐसा नहीं कि उलेमा इसके समय में विधि निर्माण करेंगे और वह उलेमा के अधीन रहेगा। वो खलीफा के भी अधीन नहीं है, वो बादशाह है। बादशाह शब्द बादशाह की जगह वो बोलते हैं क्योंकि उधर उच्चारण ऐसे ही चलता था। तो आपको बादशाही शब्द सुनने को मिलेगा, या बादशाही शब्द समझिएगा उसको आप। बादशाही एक ही है। तो मुगल बादशाह कहलाते थे, सुल्तान नहीं। शासक विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का प्रधान था। शासक जवाबियत के मुताबिक शासन चलाता था, शरीयत के अधीन नहीं था। प्रशासन के दौरान जहां मौका मिले, जहां उसे ठीक लगे, वहां पर उस शरीयत को बढ़ावा देता था, लेकिन वह शरीयत के अधीन नहीं था। कोई ऐसा शासक नहीं मिलेगा जिसने ये दावा किया हो कि हम शरीयत के मुताबिक शासन चलाएंगे। यानी कि इनके काल में उलेमाओं की स्थिति कमजोर है दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की तुलना में। दूसरी बात यह कि मुगल बादशाह अकबर ने एक टाइटल लिया है, या अकबर के लिए जो टाइटल यूज किया जाता है वो यह कि वह इंसान कामिल था। इंसान ए कामिल। इंसान कामिल का मतलब होता है पूर्ण इंसान। पूर्ण इंसान था, मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी। ये सब चीजें ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है, शासकों के दरबारी लोग लिखा करते हैं। तो इंसान कामिल। उसके बाद अगला है कि वह वह फर इजदी में विश्वास करता था। यानी कि ईश्वर ने, यानी खुदा ने राजा को धरती पर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, क्योंकि इसके अंदर हजारों गुण हैं जो कि एक राजा में होने चाहिए। जिनमें वो हजारों गुण होते हैं उन्हीं को चुनता है ईश्वर इस धरती पर राजा के रूप में। इसी को फर इजदी कहते हैं। फर इजदी में यकीन करता है, यानी दैवीय उत्पत्ति, राजा की दैवीय उत्पत्ति में यकीन करता है। जैसे बालबन ने कहा था हम जिले इलाही हैं, वैसे ये भी कह रहा है कि हमको फर इजदी प्राप्त है। यहां तक की कहानी आपकी पूरी हो जाती है। तब आपको यह मालूम हो कि केंद्र में बैठा हुआ राजा, यानी अपने कैपिटल में बैठा हुआ राजा अपनी मर्जी से शासन जरूर कर सकता है, लेकिन क्या अकेले शासन चला सकता है? तो नहीं। उसे शासन चलाने के लिए सहयोगी चाहिए। तो सहयोगियों की व्यवस्था के लिए ही देखोगे तो आपको ये बात समझ में आए कि सहयोगियों की व्यवस्था के लिए ही शासन को बांटा जाता है। सेंटर, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, गांव और नगर में। गांव और नगर में साम्राज्य को इस तरीके से बांटा जाता है। तो सेंटर में शासन को सहयोग देने के लिए
कई डिपार्टमेंट्स होंगे। उसके बाद साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया, उसको सूबा कहेंगे। फिर प्रांतों को सरकार में बांटा गया, जो जिला है। और फिर सरकार को परगना में बांटा गया, जो ब्लॉक है। और फिर एक ब्लॉक के अंदर कई सारे नगर और कई सारे गांव हैं। यही है। तो यहां पर शासन का ढांचा कैसे है, आप ये देखो। तो केंद्र के स्तर पर शासन का ढांचा चलाने के लिए अकबर के काल में जो विरासत उसे मिला है, वो विरासत की व्यवस्था कैसी थी? तो सबसे बड़ा पद वकील का होता था। और वकील के पद पर कौन बैठा था? बैरम खान। बैरम खान जो उसका उस्ताद भी था, जो उसका अतालिक भी था, वही वकील भी था। होता यह था कि ये सब के सब अधिकारी उसको रिपोर्ट करते थे और वो रिपोर्ट करता था अकबर को। अकबर था बच्चा, तो बैरम खान था एक तरीके से सत्ते का स्वामी। अब देखो कि अकबर जब थोड़ा होश संभाला तो उसने सोचा कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। उसने इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश किया। उसने इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश किया। जब सुधारने की कोशिश किया तो क्या हुआ? अकबर ने सबसे पहले वकील के पद को, वकील के पद को कमजोर कर दिया। उसे मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दिया। अकबर के काल में क्या हुआ? अकबर के काल में क्या हुआ कि अकबर ने सोचा कि जो वकील साहब हैं ये बहुत ताकतवर है, इस वकील के पोस्ट को कमजोर करना जरूरी है, नहीं तो वो कभी भी शासक को डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो उसने कहा कि ये सब के सब लोग सीधा सीधी किंग को रिपोर्ट करेंगे, ये वकील को रिपोर्ट ही नहीं करेंगे। और वकील के पास में अपना कोई पोर्टफोलियो, अपना कोई विभाग था ही नहीं। तो वकील का पोस्ट अब कैसा पोस्ट हो गया? एक सीनियर पोस्ट है जो सिर्फ सजावटी है, दिखावटी है, बनावटी है। अब उस पोस्ट पर बैठने वाले व्यक्ति के पास में कोई पावर नहीं है। तो अकबर ने वकील के पोस्ट के साथ क्या व्यवहार किया? उसे कमजोर कर दिया। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वजीर। वजीर को दीवान बना दिया, वजीर को दीवान बना दिया। अकबर के पहले के काल में चलकर देखो, दुनिया के जिस भी हिस्से में जाओ, यदि वहां मुसलमान का शासन है तो मुसलमानों के शासन में सामान्यतया सबसे बड़ा अधिकारी वजीर होता था। सामान्यतया सबसे बड़ा अधिकारी वजीर होता था, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की तरह, सबसे वरिष्ठ अधिकारी। ऊपर से उसी के द्वारा अनुशंसा होती थी, तो किसी की नियुक्ति की जाती थी शासक के द्वारा। शासक को यदि अमीरों से संपर्क करना होता था तो वजीर के रास्ते करता था। अमीरों को कोई बात यदि शासक तक पहुंचानी होती थी तो वो भी वजीर के पास जाते थे। तो एक तरीके से वो अमीर वर्ग का नेता भी हुआ करता था। अकबर ने सोचा कि ताकतवर वजीर विद्रोही हो सकता है, सत्ता को चैलेंज कर सकता है, तो भी वजीर को कमजोर करो। तो वजीर को कमजोर किया, उनको दीवान बना दिया। दीवान का मतलब होता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। अकबर के शासनकाल में वजीर को दीवान ही कह के बुलाया जाता रहा। इससे ज्यादा यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बख्शी कौन है? तो बख्शी था, बख्शी रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। इसी को इंटेलिजेंस का भी प्रभारी बनाया गया। माने जो गुप्तचरी विभाग है, गुप्तचरी विभाग का प्रभारी भी कौन था? यही बख्शी था।
और इसी को अमीर वर्ग का नेता बनाया गया, अमीर वर्ग का नेता, और यही अनुशंसा करने लगा। नियुक्ति की अनुशंसा भी यही करने लगा। तो अकबर के काल में बख्शी का पोस्ट जो था वो पावरफुल हो गया, लेकिन इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो विद्रोह कर सके। उस डिटेल में जाना जरूरी भी नहीं है आपको, लेकिन बख्शी के पद में थोड़े अधिकार बढ़ गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समा माने कारखाना विभाग, कारखाना विभाग और दरबारी प्रबंध, दरबारी प्रबंध माने कारखाना विभाग का प्रभारी कौन होगा? कारखाना में क्या होता था? कई सारी वस्तुओं का निर्माण कार्य, उत्पादन कार्य, चाहे वो तोप हो, चाहे बंदूक हो, चाहे भाला हथियार, भाला हो, तलवार हो, चाहे कलाकारी से संबंधित वस्तुएं हो, चाहे कोई भी वस्तु हो। कारखाना माने एक तरीके से उत्पादन का स्थान। वहां पर विभिन्न प्रकार के आइटम्स उत्पादित किए जाते हैं, हजारों हजार उसमें इंजीनियर और मजदूर लोग काम करते थे। उन तमाम कारखानों का एक प्रभारी मंत्री होता था, वही समा कहलाता है। दीवाने समा, खाने समा, ऐसे सब मिलेगा आपको। और उसके पास में 2 अधिकार होते थे या 2 प्रभार होते थे। एक कारखाना का माने समा विभाग के पास में 2 प्रभार होता था, एक कारखाना का और एक दरबार की व्यवस्था कि कौन आदमी कहाँ बैठेगा, कौन आदमी का व्यवहार कैसा होगा, दरबार की साज सज्जा कैसी होगी, और राज परिवार की जरूरतों की पूर्ति। ये सब कौन देखता था? तो खाने समा। और इसी खाने समा के पद पर बिठाया था उसने भारमल को, जो उसका ससुर भी हुआ था। तो भारमल को क्या पोस्ट दिया था? खाने समा का पोस्ट। समा के पास क्या विभाग थे? कारखाना, दरबार प्रबंध और महल की सुविधाओं की या जरूरतों की पूर्ति करना। इसके बाद सद्र सुदूर, ये न्याय विभाग का अधिकारी था। न्याय विभाग का अधिकारी था सद्र सुदूर। उसके बाद फिर मैंने आपको यह बताया कि साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया। अकबर ने 1580 ईस्वी में, यानी अपने शासन के 24वें साल में, साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन किया। दिल्ली सल्तनत में आपने कहीं भी साम्राज्य का प्रांतीय विभाजन नहीं पढ़ा होगा, आप इक्तादारी पढ़ते थे। यहां पर पहली दफा प्रांतीय विभाजन हुआ। प्राचीन काल में प्रांतीय विभाजन था, दिल्ली सल्तनत में नहीं था। मुगल काल में प्रांतीय विभाजन की शुरुआत हुई। कब हुई? 1580 में। किसने किया? अकबर ने। तो प्रांतीय विभाजन जब किया तो प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा। और सूबा के प्रधान को सूबेदार, आपने लिख रखा है। और प्रांत के सूबेदार की नियुक्ति कौन करता है? अकबर खुद। अकबर ही केंद्र में सारे अधिकारियों की नियुक्ति करता था, उनका वेतन देता था, उनको ट्रांसफर करता था, उनको पद से हटा सकता था। प्रांतपति की भी नियुक्ति वही करता है, वेतन देता है, पद से हटा सकता है, वगैरह वगैरह, ट्रांसफर भी कर देता है। सूबेदार की नियुक्ति, और सूबेदार की सहायता के लिए मैंने कहा था आपको पिछले पेज में कि वो 2 अधिकारी की नियुक्ति किया है, प्रांतीय दीवान और प्रांतीय बख्शी। माने प्रांत के स्तर पर एक वित्त अधिकारी है और एक सैनिक अधिकारी है, ये सपोर्ट करेंगे सूबेदार साहब को। सूबेदार साहब को सपोर्ट करेंगे, लेकिन सूबेदार उनकी नियुक्ति नहीं करते थे, नियुक्ति स्वयं किंग करता था, ताकि कल को किसी सूबेदार के मन में महत्वाकांक्षा जगी, विद्रोह किया, तो विद्रोह करने की स्थिति में ये दोनों हमारे साथ वफादारी करें और सूबेदार का साथ न दें, तो इनकी नियुक्ति करता था। उसके बाद प्रांत को बांटा किसमें? डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट को क्या कहा जाता था? सरकार। सरकार के स्तर के 2 अधिकारी मैंने बता रखा है नाम, एक है फौजदार और एक है अमल गुजार। अमल गुजार माने आमिलों का आमिल, आमिल माने रेवेन्यू ऑफिसर।
ठीक है। उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक में 2 अधिकारी, एक आमिल माने रेवेन्यू का मामला देखता है, एक सिकदार जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। और नगर का प्रधान कौन? कोतवाल, दरोगा के जैसा। और गांव का प्रधान कौन? महत्तर, जो गांव का इलेक्टेड हेड होता था। मुगलों के प्रशासन का ढांचा यही है। अभी मनसबदारी जैसी चीजें बाकी है, एक क्लासेस पे और लगेगा। नमस्कार।